हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं और हम उसे अलजेब्रिकली सॉल्व करके उसके एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास में क्या है टॉपिक। तो क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि ग्राफिकली मेथड से लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते थे। आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि भाई आपके पास में दो इक्वेशन होती थी इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस में c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू c1 एंड c2 इज इक्वल टू में 0। ये आपके पास इक्वेशन होता था। अब इसके बहुत सारे कंडीशंस अप्लाइड होते थे इस पे, तो आप उस तरीके से आपने अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो, पैरेलल ग्राफ हो और कोइंसाइड्स हो, तो ये तीन ग्राफ की मदद से आपने क्या कहा था, इसके सॉल्यूशन को फाइंड किया था कि भाई इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। पैरेलल होगा तो उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, और कोइंसाइड्स होगा तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो ऐसे हमने ये सारे पॉइंट्स एल्जेब्रिकली क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को हमने एल्जेब्रिकली ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पढ़ा था। अभी हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमें पढ़ना है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली मेथड काफी मुश्किल होता है, ग्राफ प्लॉट करो फिर इसके बाद उसके सॉल्यूशन को फाइंड करो, तो दिस वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट ये क्या आपका बहुत ही आसान है। ये कहता है कि आपके पास में कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप किसी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो क्या कहता है बच्चे कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली आपको तीन टाइप के एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। एक आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। दूसरा आपके पास में क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेसिकली अब आगे के जो भी हमारे पास में तीन एक्सरसाइज हैं लगातार, उन सभी एक्सरसाइज में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 3.3 में ये पढ़ना है, 3.4 में हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। हालांकि नए सिलेबस में जो रिवाइज सिलेबस है आपका, जो सीबीएसई के तरफ से नई पैटर्न बनाई गई है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या किया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया है। अभी ओमिटेड पार्ट है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा फर्दर मे बी ये इंक्लूड हो सकता है। तो अभी बेसिकली हमें क्या करना है बच्चे, हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे हम इसके सवाल को बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं हम एक एग्जांपल के साथ में। तो स्टूडेंट्स, क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन, राइट। यानी अगर आप अपनी भाषा में कहें तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब, कि किसी के जगह पे किसी को बिठा देना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे लेट सपोज करिए कि मैं आपको मूवी दिखाने के लिए ले जाने वाला था, लेकिन मैंने आपकी जगह पे आपके दोस्त को लेके चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपकी जगह पे उसे सब्स्टिट्यूट कर लिया, राइट। तो यही मेथड है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड।
राइट तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज करिए कि हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास में दो हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 4 इक्वेशन नंबर 2। राइट तो वी हैव टू इक्वेशन and with the help of these two equations we have to find the value of x and y with the help of substitution method। right किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी एक वेरिएबल की जगह पे किसी दूसरे वेरिएबल को पुट कर दो। तो देखो क्या है बच्चे, अगर मैं यहां पे लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। राइट अब x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 है। अब मैंने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट अलग किया, जैसे x इज इक्वल टू में 5 माइनस में y लिख सकता हूं और y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 5 माइनस में x। तो मैंने यहां से x वेरिएबल को अलग कर लिया। राइट अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ऐसे लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। राइट अच्छा एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है बच्चे, ऐसा गलती मत करना कि आपने किस इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू को सेपरेट किया है। तो इक्वेशन 1 में, तो आप जिस इक्वेशन से वेरिएबल को सेपरेट करोगे उस इक्वेशन में दोबारा आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, इक्वेशन वैल्यू पुट करनी है। अगर ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर में आ जाएगा, यानी कुछ होगा ही नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा वो। राइट तो दिस मीन्स व्हाट, कि आपने जिस इक्वेशन से x और y वेरिएबल को सेपरेट किया है, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट किया है, उस इक्वेशन में आपको वो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे। अच्छा एक चीज और, मैंने यहां पे इक्वेशन 1 से x या y वेरिएबल को सेपरेट किया, आप इक्वेशन 2 में भी x और y की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हो यहां से भी, लेकिन हमेशा कोशिश ये करनी है आपको कि आसान तरीके से कहां से x और y वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। राइट समझ में आ गई बातें, वेरी गुड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 इज व्हाट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। नाउ x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस में y, माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। राइट एंड 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू में 4। तो अब यहां पे क्या कहोगे बच्चे, ये जो वैल्यू है हमारे पास में माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस में 10, तो माइनस 5y माइनस में 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। राइट y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कहां से सेपरेट किया था आपने, x इज इक्वल टू 5 माइनस में y से, तो यहां पर क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस में y। तो y की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में 5, तो 5 माइनस में 6 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस में 6 अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 19 अपॉन में 5 एंड y इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे, 6 अपॉन में 5। राइट चीजें क्लियर है। अब आपको एक बार क्या करना है, आपका आंसर सही आया या गलत आया, आप खुद इसे क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। आप एक बार इसे क्या करोगे, चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये x और y का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि ये x और y इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x और y की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे,
यानी LHS इज इक्वल टू क्या कर दें, RHS कर दें। क्लियर है? चलिए, तो आप इसे चेक कैसे करोगे? आप इसे चेक करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए बात करूं मैं, तो x प्लस वाई यानी x 19/5 और y हमारे पास 6/5 इज इक्वल टू में 5। 19 प्लस 6 25/5 इज इक्वल टू में 5। दिस मीन्स व्हाट? 5 इज इक्वल टू 5, यानी आपका पहला इक्वेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में आ जाइए, 2x है, क्या है? 2x 2 इंटू 19 अपॉन में 5 माइनस में 3 इंटू 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू में 4। तो 19 टू जा 38 अपॉन 5 माइनस 18 अपॉन 5 इज इक्वल टू में 4। 5 एलसीएम 38 माइनस 18 इज इक्वल टू में 4। तो 38 में से अगर 18 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 20 मिलेगा। 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू में 5 अपॉन इज इक्वल टू 4। 5 4 जा 20, 4 इज इक्वल टू 4। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हेंस वेरीफाई। तो दिस मीन्स व्हाट? कि x की वैल्यू 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू 6 अपॉन 5 इज एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। राइट? तो एक बारी मैं रिकॉल कर देता हूं, क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? कि किसी एक वेरिएबल की जगह पे आपको किसी दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देना है। राइट? तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द इक्वेशन। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई इक्वेशन, यानी आप किस इक्वेशन से x या y वेरिएबल्स को अलग करना चाहते हो। राइट? क्या करना चाहते हो? अलग करना चाहते हो। स्टेप नंबर 2 में क्या किया आपने? स्टेप नंबर 2 में आपने क्या? सेपरेट किया वेरिएबल को। राइट? क्या किया आपने स्टेप नंबर 2 में? वेरिएबल को सेपरेट किया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या किया आपने? जो सेपरेट वेरिएबल था उसे आपने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। राइट? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल putting the value of variables in second equation या और दूसरे इक्वेशन में आपने कर दिया। फिर फर्दर आपके पास में 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में आपको x और y, ये y की वैल्यू मिल गई यहां पे, और फिर आपने स्टेप नंबर 4 क्या किया बेटा? इसमें आपने इस वाले वैल्यू में x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई में सेपरेट कर दिया, तो आपको y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। फिर आपने इसे क्या किया? चेक कर लिया। राइट? चीजें क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आराम से समझना है, बहुत ही आराम से समझना है। अब जैसे अब एक चीज मुझे बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, राइट? तो इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5, यानी 2 वैल्यू मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इसके कितने सॉल्यूशन हुए? ओनली 1 सॉल्यूशन हुआ, यानी दिस इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन को आप क्या कहोगे? आपका क्या नाम, आप इस इक्वेशन का क्या नाम दोगे? इस इक्वेशन का नाम होगा कंसिस्टेंट। एक तरीके से कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा। राइट? चीजें क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आपको चीजें आनी चाहिए रिलेट करके। एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं अभी बाकायदा बोर्ड पे लिख के बता देता हूं कि किस तरीके से होंगे इस सिचुएशंस को। राइट? तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। अब हमारे पास में अभी जो प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो इसके सॉल्यूशन कितने मिले आपको?
एक सॉल्यूशन मिला, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ कैसे होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, और उस इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, तो आपको पता है उसका नेचर कंसिस्टेंट होता है। तो आपको चीजें रिलेट करके भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। समझ में आ गया कि कैसे रिलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसके x और y की वैल्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर देखते हैं कंडीशन क्या आती है, राइट। उससे हम क्या बता सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। तो मान लिया जाए मैंने इक्वेशन 1 लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, मैंने कई बार आपको समझाया है। आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, आप y को भी सेपरेट कर सकते हो, आप x को भी सेपरेट करते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9। मैंने 2x इज इक्वल टू में 9 माइनस 3y लिख दिया, और x को मैंने यहां से सेपरेट कर लिया, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 निकल गया। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि जिस इक्वेशन से x और y की वैल्यू सेपरेट करेंगे, हम उस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा बेटा, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू में 18। x की जगह पे क्या पुट कर दूं, तो 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इज इक्वल टू में 18, राइट। अब यहां से ये दोनों कैंसल, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करो आप इसे, तो क्या मिला, 18 माइनस में 6y प्लस में 6y इज इक्वल टू में 18, ये दोनों कैंसल, 18 इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया। अच्छा, अब देखो मैं यहां क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां से आपने वेरिएबल क्या कर ली, क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो यहां से y की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। जो वैल्यू आ गई 18 इज इक्वल टू 18, कॉमन वैल्यू आ गया, कोई भी कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल आ गए। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि वेरिएबल कैंसल हो जाए और जो कांस्टेंट नंबर हो वो सेम आ जाए, क्या कहा मैंने कि कंडीशन ऐसा हो कि आपके वेरिएबल कैंसल हो जाए और जो कांस्टेंट टर्म बचा वो कॉमन हो, तो क्या होगा, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, आप देख के ही सीधे बता दोगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वैल्यू कॉमन है, इनफाइनाइट कॉमन है, सीधी बात है। एक लाइन पे अगर इनफाइनाइट वैल्यू कॉमन है तो इसका मतलब उसके कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, राइट। समझ में आ गई बातें। तो इस टाइप के केस में क्या कहते हो, तो कहते हो कि when we are not able to find the variables because of cancellation of variables, right? When we are not able to find the variable because the cancellation of variables के cancellations की वजह से, and उसके बाद में क्या हो जाएगा, the constant terms are common, यानी कांस्टेंट टर्म जो आपका यहां बच रहा है वो क्या आ जाएगा, कॉमन। तो उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इस इक्वेशन का नेचर कैसे हो जाएगा बेटा, इसका नेचर कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम, कंडीशन ये होना चाहिए,
कि दोनों कांस्टेंट टर्म कॉमन है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो कॉमन है, तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सीधी सी बात है, अगर आपको किसी भी पॉइंट्स पे बहुत सारे पॉइंट्स, किसी भी लाइन पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। राइट, समझ में आ गई बातें। अब स्टूडेंट्स अब इसे एक बारी नोट करिए, फिर इसके बाद मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, उसमें कुछ पॉइंट्स हम वहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। राइट, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल जो सॉल्व किया था उसका कंक्लूजन मैंने यहां पे लिख दिया कि जब हमारे पास कंडीशन ऐसा हो कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल्स, क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स कैंसिल हो रहे हैं, बिकॉज द कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो सॉल्यूशंस इसके कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। और शर्त क्या है इसके साथ, कंडीशन क्या है कि उनके जो कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर कांस्टेंट टर्म सेम नहीं होगा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें मैंने एक अलग से पॉइंट समझाने की कोशिश की कि आप ये कह सकते हो, आप पूछ सकते हो ना कि सर ये बताओ कि आपने तो ये बता दिया मुझे कि दोनों कांस्टेंट जो वैल्यू है वो कॉमन आ गया, अब ऐसे भी तो हो सकता है कि दोनों कांस्टेंट अलग अलग आए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया और इसकी मदद से मैं आपको यहां पे ये चीज समझाने वाला हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हो, तो x प्लस 2y माइनस 4 इसको मैं प्लस 4 इस तरीके से लिख दूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब यहां से मैंने x को सेपरेट किया, 4 माइनस में 2y। अब जैसे ही x सेपरेट हो गया, मैंने x की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं? आपका क्या जवाब? आप कहोगे कि सर इक्वेशन 2 में पुट करोगे। क्यों इक्वेशन 2 में मैं पुट करूंगा, इसके पीछे की क्या वजह है? तो आपका जवाब, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 से ही हमने इस वेरिएबल को सेपरेट किया, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो जीरो के बराबर में आ जाएगा, हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। वेरी गुड। अब हम क्या यहां पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, किस में पुट करनी है हमें? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या बेटा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, माइनस 12 है, मैंने उसको उधर ले जाके लिख दिया तो प्लस 12। 2 इंटू में x के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? 4 माइनस 2y प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें 8 माइनस में 4y प्लस 4y इज इक्वल टू में 12, तो ये 4y क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर क्या बच गया? 8 इज इक्वल टू में 12। तो मुझे बताइए कि 8 और 12 कभी एक दूसरे के बराबर में हो सकते हैं? बताइए। आप कहोगे कि नहीं हो सकता, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म बचे ये कॉमन है या नहीं है? तो आप कहोगे ये नॉन कॉमन टर्म्स हैं। क्या है? नॉन कॉमन है। तो कंडीशन आपको याद रखना है कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वेरिएबल because the cancellation of the variables and the constant terms are not common, then that situation we are not able to find the value of x and y। क्यों ऐसा होगा? इसके पीछे की वजह है कि नो कॉमन पॉइंट्स। नो कॉमन पॉइंट कहने का मतलब क्या होगा बेटा? नो कॉमन पॉइंट मतलब कभी एक दूसरे से वो मीट ही नहीं करेगी। अगर वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी मतलब उसका ग्राफ कैसा है? उसका ग्राफ पैरेलल है। वो कभी एक दूसरे से मीट ही नहीं करेगा, तो वो ग्राफ कैसा है? पैरेलल है। और जब भी पैरेलल ग्राफ होता है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? उसके नो सॉल्यूशन होते हैं। तो कंडीशन क्या थी हमारे पास कि when we are not able to find the variables, right, because the cancellation of the variable and the constant terms are not common, then that situation we are not able to find the value of x and y। क्यों? क्योंकि ये आपका एक false statement हो जाएगा। This is your false
स्टेटमेंट, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर में नहीं होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो यहां पे क्या कंडीशन लिख दूंगा मैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, we are not able to find the variables because of cancellation of, किसकी वजह से, cancellation of variables and क्या कहा मैंने, and constant terms आर नॉट कॉमन, यानी कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं होगा, देन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। और जब ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये जब फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा तो इसके कितने सॉल्यूशंस, यानी फॉल्स स्टेटमेंट कहने का मतलब नो नॉट कॉमन, कांस्टेंट टर्म्स आर नॉट कॉमन, तो नो कॉमन पॉइंट्स। और जब भी नो कॉमन पॉइंट्स होगा तो वो जो इक्वेशंस होंगे वो कैसे, उसके ग्राफ कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। और जब भी पैरेलल होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और जो नो सॉल्यूशन होता है बेटा उसको क्या कहते हो, उस इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, तो आपका जवाब इनकंसिस्टेंट होता है। तो देखो रिलेशन कहीं से भी क्या हो सकता है, बन सकता है ना। तो आपको सारी बातें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, ताकि आसानी से आप क्या कर सके, अप्लाई कर सके। और फर्दर आप इन चीजों को उसमें अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू सही आई है या गलत आई है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए। दिस टॉपिक इज वेरी इजी, बहुत ही बेकार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आ गया होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। किस तरीके से एल्जेब्रिक मेथड का इस्तेमाल करके कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने अभी एक मेथड के बारे में डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, राइट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स मिलता हूं अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।